नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर काशीपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय काशीपुर दौरा है। आज शाम स्टेडियम हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम धामी। रेजिडेंसी में प्रमुख जनों से मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कई मुद्दों पर होगी अहम चर्चा। 9 सितंबर ननकाना साहिब गुरुद्वारे में नगर कीर्तन में भी शामिल होंगे। गुरु ग्रंथ साहिब का लेंगे आशीर्वाद। सीएम धामी का 2 दिवसीय काशीपुर दौरा है। आज शाम स्टेडियम हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम धामी। रेजिडेंसी में प्रमुख जनों से मुलाकात कर सकते हैं इस दौरान, और कई मुद्दों पर अहम चर्चा भी की जाएगी। काशीपुर से बड़ी जानकारी। सीएम धामी का दौरा 9 सितंबर ननकाना साहिब गुरुद्वारे में नगर कीर्तन में भी होंगे शामिल, और इसी के साथ गुरु ग्रंथ साहिब का भी लेंगे आशीर्वाद। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाले हैं काशीपुर सीएम धामी। शाम को स्टेडियम हेलीपैड में भी पहुंचेंगे। रेजिडेंसी में प्रमुख जनों से इस दौरान मुलाकात करेंगे, और मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। गुरुद्वारे में नगर कीर्तन में 9 सितंबर को शामिल होने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है आज, और इसी के साथ हेलीपैड में शामिल होंगे शाम को। और 9 सितंबर यानी कि कल गुरु ग्रंथ भी पहुंचेंगे और आशीर्वाद लेंगे रेजिडेंट से। इस दौरान सभी रेजिडेंट प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। कई मुद्दों पर भी अहम चर्चा कर सकते हैं सीएम धामी। 9 सितंबर को ननकाना साहिब गुरुद्वारा नगर कीर्तन में पहुंचेंगे। इस दौरान गुरु ग्रंथ साहिब का भी आशीर्वाद लेंगे। 2 दिन का दौरा ये काशीपुर के लिए सीएम धामी का रहने वाला है। 2 दिन अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शाम को हेलीपैड पहुंचेंगे, और इसी के साथ 9 सितंबर को यहां पर कई मुद्दों पर रेजिडेंट प्रमुखों से मुलाकात करते हुए और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। 9 सितंबर को ननकाना गुरुद्वारा साहिब पहुंचेंगे और वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब से यहां पर आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। शाम को स्टेडियम हेलीपैड पर पहुंचेंगे। काशीपुर में 2 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी पहुंचने वाले हैं। कई प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है। अलग अलग दिन के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, और इसी के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब का भी इस दौरान आशीर्वाद लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। कई अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शाम की बात करें तो आज शाम को स्टेडियम हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए काशीपुर से अजहर मलिक हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजहर, सीएम धामी का ये दौरा रहने वाला है, 2 दिवसीय दौरा काशीपुर, कितना महत्वपूर्ण ये रहने वाला है, क्योंकि नगर कीर्तन में भी शामिल होने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 8 सितंबर की देर शाम काशीपुर में सीएम होंगे, और इनके प्रोग्राम को लेकर कुछ खास बताया जा रहा है कि काशीपुर को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसको लेकर काशीपुर के उद्योगपति और हॉस्पिटल संचालकों के साथ सीएम धामी का एक मीटिंग आयोजन किया गया है, जिसके बाद वो शहर में होने वाली समस्याएं और स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ियां हैं उनको लेकर चर्चाएं करेंगे, और उन्हें दुरुस्त करने के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण काशीपुर को बड़ी सौगात देने वाले हैं। जी बिल्कुल अजहर, अगर हम यहाँ पर लोगों के लिए सौगात की बात करें तो क्या कुछ सौगात देने वाले हैं? और जिस तरीके से 2 दिवसीय कार्यक्रम, ये 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है, तो कार्यक्रम को लेकर और कुछ जानकारी सामने आई है कि कहाँ कहाँ जाएंगे और किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 2 दिवसीय प्रोग्राम है, जहां सबसे शुरू में तो शहर के सम्मानित लोगों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। शहर को लेकर किन किन समस्याओं से काशीपुर की आवाम परेशान है, और सरकार से क्या उम्मीदें हैं, और सरकार को लेकर क्या चीजें चाहिए, उसको लेकर अहम है। दूसरा, एक कल नगर कीर्तन का प्रोग्राम रहने वाला, वहाँ गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के बाद वो इस प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे। उसके बाद अपने 10 बजे हेलीपैड पर वापिस किसी और प्रोग्राम के लिए रवाना हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि रेजिडेंट प्रमुखों से भी यहाँ पर मुलाकात होने वाली है, तो कहीं ना कहीं गुरुद्वारे समिति को लेकर भी अहम चर्चा होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर का दौरा करा है, तो तब काशीपुर को बड़ी सौगातें मिली हैं, सड़कों को लेकर हो या फिर किसी योजनाओं को लेकर, खासकर स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर
काशीपुर में बड़ी सौगातें हैं और एक हाईटेक हॉस्पिटल्स हैं, और काशीपुर का सरकारी हॉस्पिटल वो भी हाईटेक करने की सौगात सीएम धामी द्वारा दी गई थी। तो उन्हीं को इस बार के दौरों को लेकर लोगों की उम्मीदें हैं कि कुछ न कुछ खास सीएम धामी काशीपुर को देने वाले हैं और विकास की राह पर चार चांद काशीपुर को लगने वाले हैं। जी जी बिल्कुल अजहर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम धामी का ये दौरा काशीपुर के लिए रहने वाला है। कई यहाँ पर सौगात जनता को देते हुए नजर आएंगे। देखने वाली बात होगी कि किन मुद्दों पर अहम चर्चा होगी और आगे किस तरीके की योजना आगे देखने को मिलेगी जनता को। 9 सितंबर को ननकाना गुरुद्वारे साहिब पहुंचेंगे और वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लेते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। काशीपुर का 2 दिन का दौरा रहने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर के दौरे पर हैं, जहां 2 दिवसीय कार्यक्रम के चलते सीएम पहुंच चुके हैं और पहले दिन उन्होंने शहर के प्रमुख नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर विचार विमर्श किया। ननकाना साहिब गुरुद्वारे में नगर कीर्तन में हिस्सा लेंगे और गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में उत्तराखंड के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी आज पधार रहे हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम काशीपुर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आशा करते हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी काशीपुर को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। काशीपुर के व्यापारी भाइयों से मुलाकात करेंगे, नगर कीर्तन में जाएंगे, उसके बाद सीधे देहरादून को प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। उत्तराखंड में 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यभार उन्होंने संभाला था, जिसके बाद ही सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्किल प्रदान करने का विशेष ध्यान दिया। वहीं लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब तक 25,000 से भी ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि रिक्तियों को भरपाई और स्वरोजगार के प्रयास भी निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं कि उत्तराखंड के सरकारी विभागों में जितनी भी हमारी रिक्तियां हैं उन सभी रिक्तियों को भरेंगे। और अभी तक हम 25,000 नौजवान युवाओं को नौकरी में उनको समायोजित कर पाए हैं, उनको नौकरी देने में हमने सफलता प्राप्त की है। और ये हमारा प्रयास निरंतर आगे भी चलता रहेगा। जहां सरकारी रोजगार के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं, इसीलिए आंकड़ा 25,000 में पहुंचा है। वहीं हम स्वरोजगार को लेकर भी लगातार काम कर रहे हैं। स्वरोजगार के क्षेत्र में भी हमारी चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा हो, विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से वह भी आज लाखों की संख्या में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और अन्य लोगों को भी रोजगार से, स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बिंदुखत्ता क्षेत्र में गौला नदी ने इस साल फिर किसानों की कई हेक्टेयर उपजाऊ जमीन को बहा दिया है। बता दें, हर साल की तरह आपदा के बाद निरीक्षकों का दौर शुरू हो गया है और प्रभावित ग्रामीणों ने नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्य के समक्ष अपनी नाराजगी जताई, जिसके बाद मंत्री तटबंध बनाए जाने और अन्य उपायों के जरिए स्थायी समाधान का उन्होंने भरोसा दिया, ताकि भविष्य में किसानों की जमीन सुरक्षित रहे। की अनुमति मिल जाए और यहाँ पर भू कटाव रोकने के लिए चाहे वो सुरक्षा दीवार बनानी हो, चैनलाइजेशन होना हो या हाथी कॉरिडोर होने के बावजूद भी किस प्रकार से भी हम लोग जो है खतरे को न्यूनतम और शून्यतम कर सकते हैं, उस और हमने काम किया। मैम, लोगों का आरोप है कि अक्सर जब मानसून का समय आता है उसी समय नेता आते हैं, निरीक्षण करते हैं, ना ही यहाँ जब भू कटाव होता है उसका ना ही मुआवजा मिल पाता है क्योंकि वन भूमि बता दिया जाता है। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं, उसका समाधान नहीं हो पा रहा। आखिर मूल वजह क्या है और स्थायी तटबंध, मजबूत तटबंध भी नहीं बन पा रहे हैं। तो हर बार का यही कहना होता है, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ। देखिए, मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड में हम सब लोग रहते हैं तो हम सब लोग जानते हैं कि प्राकृतिक चुनौतियों का हम सब लोग सामना करते हैं और उन चुनौतियों को अब की बार हमने किस प्रकार से मानसून का एक विकराल रूप भी देखा है। चाहे वो धराली का देखा हो, चाहे वो थराली का देखा हो, चाहे वो कपकोट का देखा हो या अपने अन्य क्षेत्रों का देखा हो, हम लोगों ने देखा है। और निश्चित रूप से इन्हीं चुनौतियों का सामना करते करते हम लोग उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी करते हुए चलते हैं और हम लोग आगे अपने जीवन को बढ़ाने का काम भी करते हैं और विकास की ओर अग्रसर भी होते हैं। मैं समझती हूँ ये समस्या हमेशा से चुनौती के रूप में हमेशा हमारे बीच में रहती हैं, पर चूंकि देहरादून में बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री के स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने में जुटी है।
स्थानीय व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने की अपील की जा रही है। वहीं सीएम धामी लगातार जनता और व्यापारियों से इस दिशा में सहयोग की मांग कर रहे हैं। इस दौरान संस्कृति राज्य मंत्री ने कहा कि विश्व भर में भारतीय उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है और उत्तराखंड भी इसमें कदम ताल कर रहा है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कई बार उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा पूरे भारतवर्ष की जो हमारी पुरानी जो पद्धति है, जो स्वदेशी हमारी जो पूरा, चाहे आप खान पान, रहन सहन, वेशभूषा जो हमारी रही है, आज पूरा विश्व उसकी तरफ देख रहा है। कोविड के समय में भी हमने देखा है कि जो हमारी घरेलू जो हमारी वैक्सीन रही है, जो हमारी घरेलू जैविक जो उत्पाद रहे हैं, वो काम आए हैं, उससे हम स्वस्थ हुए हैं। साथ ही में कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि की जो संस्कृति है, उसके तहत जो हमारी जो जैविक खेती है, परंपरागत खेती है, जो हमारे क्वादा, झंगोरा, मंडवा, जो यहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं, जो आयुर्वेद है, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय समय पर प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं। और निश्चित रूप से सभी को अपना स्वदेशी जो हमारा है, स्वदेशी अपनाना चाहिए, जिस पे हम गर्व करते हैं और आज पूरा विश्व उसकी तरफ देख भी रहा है, यहाँ के भारत की तरफ। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जो होगा वो पूरा भारत तो विश्व गुरु है ही, आने वाले समय में सभी जितनी भी हमारे जो घरेलू सकल उत्पाद है वो पूरे विश्व में अलग अलग उसकी जो रूपों में जाएंगे। यहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति तो है ही, देव संस्कृति तो है ही, योग तो है ही, और साथ में हमारी जड़ी बूटियां भी, और हमारा जो स्वदेशी जो हम बनाएंगे, मुझे लगता है निश्चित रूप से सभी लोग उसको अपनाएंगे। उत्तराखंड में सेब उत्पादक आपदा की मार से प्रभावित है। सड़कें बंद होने के कारण किसान सेब मंडियों तक नहीं बेच पा रहे, जबकि ठेकेदार और कंपनियां भी प्रभावित हैं। इसी को लेकर पुरौला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का युद्ध स्तर पर निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री की त्वरित मदद का आभार व्यक्त किया। उनकी पहल से कई जगह सड़कें खुल गई हैं और किसानों को राहत मिल रही है। बहुत ज्यादा आपदा आई। मैं पर्सनली खुद एक युद्ध स्तर पे जा रखा था, तो काशीगंज मंदिर भी आपने देखा है, स्याना चट्टी का मंदिर भी देखा है। ये तो एक व्यापक स्तर पे है, लेकिन अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ, पुरौला विधानसभा, तो हमारी जो विधानसभा वो एप्पल बेल्ट है। बेसिकली वो एक तरीके से एप्पल का बास्केट है। सबसे ज्यादा अगर हिमाचल प्रदेश को कॉम्पिटेट करता तो पुरौला विधानसभा का, खास करके जैसे आपका आराकोट बंगाल क्षेत्र है, आपका फतेह पर्वत है, आपका चित्तूर वाला बेल्ट है, हमारा ओसला पानी तक जो है सेब लग गए। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पे सेब नहीं। लेकिन अभी विषम परिस्थिति ये है कि बरसात के समय में सेब निकलता है, तो मैक्सिमम प्रकृति का जो कहर है उसने चारों तरफ सड़कें हो गई, पैदल मार्ग हो गए, तमाम चीजें जो है तहस नहस कर दी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने हर, चाहे बागवान हो, चाहे कृषक हो, चाहे बीमार व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की चिंता करी है। तो उस चिंता का रीजन यही है कि आज हमें लास्ट 2 दिनों से जो मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारी सड़कें कई जगह पे खुल चुकी है, और लेकिन कई जगह बहुत ज्यादा मंजर है, वहाँ पे ब्रेकर भेज रहे हैं। देहरादून में एलईओ-सीसी घोटाले के पीड़ितों ने सीएम आवास कूचकर कड़ा विरोध जताया। करोड़ों की ठगी से जुड़े इस घोटाले में अब तक कई आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। पीड़ितों की मांग है कि जमा पूंजी लौटाई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं कई पीड़ित डिप्रेशन के कारण मौत के मुहाने पर हैं। साथ ही कार्रवाई न होने पर भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी गई है। तो इसके बारे में 2023 में पता लग गया था, क्योंकि सोसाइटी को नोटिस मिल गया था कि ये सोसाइटी उत्तराखंड में गलत तरीके से काम कर रही है। लेकिन जो जनता इसमें पैसा लगा रही थी उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं था। हमें जो पता चलता है वो धनतेरस के दिन
2024 29 अक्टूबर को पता लगता है। उसके बाद से हम कंटिन्यूसली ये जो मैसेज है, ये जो फ्रॉड है, वो हम धामी जी से, पुलिस प्रशासन से, अपने सरकारों से बताने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ हम बता भी चुके हैं और सरकार ने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ ये कहीं ना कहीं गलती सरकार की है, लेकिन इस पे काम करने की सरकार कुछ कोशिश ही नहीं कर रही है। सरकार कह रही है हमने सीबीआई की संस्तुति दी है, तो सीबीआई की संस्तुति के लिए केंद्र से भी तो स्वीकृति मिलनी चाहिए। 2 महीने से हमें बस यही बोला जा रहा है कि सीबीआई को दे दिया। सीबीआई प्रोसेस कब शुरू करेगी? लोग मरने को तैयार हो रहे हैं। क्यों नहीं मीडिया इस बात को कवर कर रहा है कि LUCC में डिप्रेशन से 5 लोगों की डेथ हो गई है? इसको कौन बताएगा? कितना 11 महीने से हम यहाँ पे धर धर भटक रहे हैं। यहाँ पे कृषि मंत्रालय हुए, सहकारिता मंत्रालय हो गए हैं, सरकार हमारी गवर्नमेंट सरकार हो गए, सब यहाँ पर मौजूद है, सब यहाँ पर लापता हो चुके हैं और हमारी मांग को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारी मांग पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग इतना भटक रहे हैं, यहाँ पे लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रखे हैं। कई बहनों के हमने रस्सी अपने हाथ से निकाले हैं, लोग इतना आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे करोड़ों के अरबों के रुपए फंसे हैं। हमारे अपने उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन है, यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा भुगतान जल्द से जल्द करें। हम लोग इतना धर धर भटक रहे हैं और आप लोगों को क्या या तो सरकार इसमें मिली है या सरकार के पीठ नाक के नीचे ये काम हुए हैं, तो सरकार ने इसमें ध्यान क्यों नहीं दिया है? यहाँ पर कहीं पर भी एक ठेली खोली जाती है ना, उस ठेली के लिए परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी सोसाइटी आई है उत्तराखंड में। यहाँ पे 16 राज्यों में ये सोसाइटी खुली थी, 16 राज्यों में ये घोटाला हो रखा है। तो यहाँ पे सरकार उस टाइम में कहाँ थी? यहाँ पे ATM लगे थे, एम्बुलेंस बटे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे सरकार के नाक के नीचे ये काम हुए हैं। उद्देश्य यही है, हमारे बैंक मैनेजर यहाँ पे खड़े हैं जो हमें मतलब लूटने घसीटने ही बोलते हैं हम, जो हमें यहाँ देहरादून से पहाड़ों में गए, आज हमारे साथ ना खड़े हो रहे हैं और हमारे लाखों रुपए वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमें लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि हम मतलब सुसाइड करने के लिए तैयार हो रखे। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? बैंक मैनेजरों को बोला, वो बोल रहे कि हमें पहले पता ही था, हमने तो छोड़ दिया था। अरे छोड़ दिया था तो तुम आए क्यों वहाँ? हम उनको ये बोल रहे, हम पैसे नहीं मांग रहे उनसे, पर हम उनसे ये बोले, हम आश्वासन तो दो हमें कि हम आपके साथ हैं। उस समय तो वो हमारे घर घर पे पहुँचे, घर घर पे हमारे पीछे पीछे भागे, आज साइड में खड़े हो गए। हम इतना अधिकार हमारा इनके लिए बोलने के लिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। हरिद्वार के प्रसिद्ध गंगा घाटों पर चंद्र ग्रहण के अवसर पर भक्तों ने भजन कीर्तन और माला जप के साथ सूतक का पालन किया। साथ ही पंडितों ने शास्त्रीय विधियों के मुताबिक मंत्र पाठ कर धार्मिक महत्व समझाया। वही सूर्यास्त से पहले श्रद्धालु ध्यान और कीर्तन में लीन नजर आए, जिससे घाटों का माहौल अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक बना। यह दृश्य हरिद्वार में धार्मिक और सांस्कृतिक छवि को उजागर करता हुआ दिखाई दिया। चलिए इस बीच सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी हरिद्वार से, जहां मनसा देवी पहाड़ी का हिस्सा ढहने से देहरादून हरिद्वार रेल मार्ग बंद हो गया है। हरिद्वार के काली मंदिर के पास मलबा गिरा है। भीमगौड़ा रेलवे ट्रैक अवरुद्ध हुआ। देहरादून से बड़ी जानकारी, मिट्टी और चट्टानों के तेज गिरने से ट्रैक और सुरक्षा जाल क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय प्रशासन को तुरंत ही जानकारी दी, जल्द ही राहत बचाव कार्य शुरू होगा। मनसा देवी पहाड़ी का हिस्सा ढहने से कई रास्ते अवरुद्ध हुए। रेल मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय प्रशासन को तुरंत ही जानकारी दी गई है, जल्द ही अब राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हरिद्वार से बड़ी जानकारी, जहां मनसा देवी पहाड़ी का हिस्सा ढह गया है। देहरादून हरिद्वार यहां पर हाईवे अवरुद्ध होता हुआ नजर आया। मिट्टी और चट्टानों के तेज गिरने से ट्रैक क्षतिग्रस्त हो चुका है पूरी तरीके से। ट्रेनों का आवागमन भी पूरी तरह प्रभावित हुआ। स्थानीय प्रशासन को जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद अब तुरंत ही राहत बचाव कार्य शुरू किया जाएगा। हरिद्वार के काली मंदिर के पास मनसा देवी पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने से रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया। वहीं देहरादून हरिद्वार मार्ग पर सभी ट्रेनों को आवागमन के लिए रोक दिया गया है, जिसके चलते मलबे के कारण सुरक्षा जाल को भी क्षति पहुंची है। जीआरपी और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है और मलबा हटाने में 8 से 10 घंटे लगने का अनुमान है। इसी को लेकर यात्रियों से संयम बरतने की अपील की गई है।
देखिए अभी 6:30 बजे कंट्रोल रूम से सूचना आई थी जीआरपी थाना को हरिद्वार को कि यहाँ पर फिर से हिल बाईपास वाले एरिया में यहाँ दोबारा से मलबा आ गया है ट्रैक पे। तो फिलहाल मौके पे आरपीएफ भी है, जीआरपी भी है, सिविल पुलिस भी है, इसके अलावा जितना एसएस स्टाफ है वो है और यहाँ काम लगातार चल रहा है। यहाँ फिलहाल कोई भी ऐसा हानि तो नहीं हुई है, परंतु ट्रैक पे मलबा आने के कारण कुछ ट्रेनें हमारी रोक दी गई हैं, जो आज के लिए थी रद्द हो गई हैं और जो सुबह ट्रेन आने वाली थी वंदे भारत वो भी रद्द कर दी गई है। कब तक खुलने का अनुमान है? देखिए जो बताया जा रहा है 8 से 10 घंटे तो लगने की उम्मीद है। उत्तराखंड में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए केंद्र सरकार की टीम देहरादून पहुंची। इस दौरान टीम ने आपदा प्रबंधन सचिव और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मानसून में हुए नुकसान का आकलन किया, जिसके चलते उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल में प्रभावितों को उचित मुआवजा और विस्थापन की सुविधा देने की प्रक्रिया जारी है। वहीं केंद्र की ओर से आकलन के बाद धनराशि जारी की जाएगी। भ्रमण आरंभ कर देगी। टीम 2 पार्टों में रहेगी। पहली टीम जनपद उत्तरकाशी, जनपद रुद्रप्रयाग, जनपद पौड़ी में विजिट करेगी। दूसरी टीम जनपद चमोली, जनपद बागेश्वर, जनपद नैनीताल में भ्रमण करेगी। भ्रमण के अवसर पर वह स्थलीय सत्यापन करेंगे, जो घटनाएं घटी हैं, जो लॉस हुए हैं उसको देखेंगे, जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, मुलाकात करके उनसे बातचीत करके घटना के बारे में जानकारी करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जिलाधिकारी के स्तर से अपने विभागीय अधिकारियों की टीम के माध्यम से उनको आपदा के बारे में पूरा अवगत कराया जाएगा, बताया जाएगा किस तरह से नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है। वो देखने के बाद फिर वो यहाँ आएंगे। शासन स्तर पे भी एक बैठक रखी है हम लोगों ने बुधवार को, और शासन स्तर पे चीफ सेक्रेटरी सर रहेंगे, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण रहेंगे। उनको घटना के बारे में पूरा हम लोग बताएंगे और बताने के बाद फिर उनको जो है हम जो हमने मांग पत्र भेजा है उसको हम कोशिश करेंगे कि उसका औचित्य हम प्रमाणित कर सकें उनके सामने। फिर टीम यहाँ से जाएगी और टीम के जाने के बाद फिर पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट के लिए अलग से टीम आएगी। उसके लिए भी प्रस्ताव हमारा चला गया है। फिर पीडीएनए की रिपोर्ट आने के बाद फिर हमको आर्थिक पैकेज के बारे में भारत सरकार से विचार किया जाएगा। सर प्रदेश के फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ।